करीबी माने जाने वाले जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद ये पहला मौका है जब इसके किसी बड़े नेता ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। हम आपको बता दें कि दोनों का गठबंधन टूटने की वजह नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। मोदी के मुद्दे पर ही जेडीयू ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया था। दरअसल नालंदा से मोदी के चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नालंदा नीतीश का गढ़ है, लेकिन मोदी लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दिल्ली पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक जख्मी हो गया। दिल्ली पुलिस अपने बचाव में दलील दे रही है कि यह युवक स्टंट कर रहे थे और जब इनको रोका गया तो एक पुलिस वैन पे पथराव कर दिए, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गोली का निशाना बना युवक करण पांडे मालवीय नगर का रहने वाला है। पुलिस बार बार कहकर अपना बचाव कर रही है कि 2:30 बजे रात को जब यह युवक स्टंट कर रहे थे तो इन्हें रोका गया, लेकिन यह युवक नहीं माने। उल्टे यह युवक पुलिस वैन पर पथराव करने लगे। लिहाजा बाइक को रोकने के लिए टायर पे गोली चलाई गई, लेकिन यह गोली करण पांडे की पीठ में लग गई। बाइक पर करण पांडे पीछे बैठा था और पुनीत शर्मा बाइक को ड्राइव कर रहा था, जो जख्मी हो गया। वहीं परिजन पुलिस की दलील को झूठा बता रहे हैं। सब कुछ के बावजूद पुलिस सवालों के घेरे में है। क्या बाइकर्स को रोकने के लिए बाइकर्स पे गोली चलाना है पुलिस के पास आखिरी रास्ता बचा था? एक बार फिर हुआ है समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। दरअसल जनपद मुरादाबाद और चित्रकूट में मिड डे मील में मेढक निकलने की घटना दिखाए जाने के बाद राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने दोनों ही जनपदों में जांच के आदेश दे दिए थे और अब जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी समाचार प्लस के पास उपलब्ध है। हालांकि अब सरकार इस बात का दावा कर रही है कि रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाचार प्लस ने मासूम बच्चों के साथ हो रही अनदेखी की खबर प्रमुखता से दिखाई है। जनपद मुरादाबाद में बच्चों के मिड डे मील में मेंढक निकलने की बात सामने आई। साथ ही जनपद चित्रकूट में भी मेंढक निकलने की बात सामने आने के बाद राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने दोनों ही घटनाओं पर जांच के आदेश दिए। जांच की रिपोर्ट अब राज्य सरकार को सौंप दी गई है। दरअसल मुरादाबाद की घटना पर राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीडीओ, डीपीआरओ, पीएसए और संबंधित थानाध्यक्ष की संयुक्त टीम गठित की थी। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि स्थानीय राजनीति के तहत प्रायोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया है। चित्रकूट घटना पर भी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मीडिया को जानबूझकर मौके पर बुलाया गया और उन्हें झूठे तथ्य दिए गए। जिन लोगों ने स्थानीय राजनीति के तहत ऐसी की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ FIR लिखाने और कठोर कार्रवाई के संबंध में संस्तुति भी की गई है। बहरहाल मिड डे मील में मेढक निकलने की घटना की रिपोर्ट तो राज्य सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने घटना की जानकारी मिलने के बाद जितनी तेजी बयान देने में दिखाई थी, अगर उतनी ही तेजी कार्रवाई करने पर भी दिखाएगी तो शायद जनता के बीच सरकार को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनेगा और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं पर रोक भी लगाई जा सकेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेत माफियाओं पे कहर बनकर टूटने वाली IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन पे सीएम अखिलेश यादव बोले, कभी कभी ऐसे सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां कोई सांप्रदायिक तनाव न हो या किसी गांव में कोई तनाव की स्थिति पैदा न हो तो ऐसे सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेत माफियाओं पे कहर बनकर टूटने वाली IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी सरकार ने दुर्गा शक्ति को अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया है। 2010 बैच की IAS नागपाल गौतम बुद्ध नगर के SDM सदर के पद पे तैनात थी। इस दौरान उन्होंने नोएडा के रेत के अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। नागपाल ने कार्रवाई करते हुए खनन में लिप्त करीब 2 दर्जन गाड़ियों को जब्त किया और जबकि 22 मुकदमे इन खनन माफियाओं पे लगाए। दुर्गा शक्ति नागपाल की इस कार्रवाई को इलाकों के किसानों के साथ साथ मीडिया ने भी खूब सराहा था। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कर्नाटक में होने वाली एक रैली में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पे कर्नाटक गए हैं। अखिलेश सरकार में काम न करने वाले अफसरों की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन काम करने वाले अफसरों को काम करने दिया नहीं जाता। कम से कम ट्रेनी IAS दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन तो इसी तरफ इशारा करता है। दुर्गा शक्ति ने बतौर SDM सदर गौतम बुद्ध नगर खनन माफिया की नाक में दम कर दिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें लापरवाह मानकर निलंबित कर दिया। विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव सरकार में निकम्मा अफसर पुराण हर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बांटते रहते हैं, लेकिन अब कोई ये बताए कि जो अफसर काम करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। हम बात कर रहे हैं ट्रेनी IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की।
दुर्गा शक्ति ने बतौर एसडीएम सदर गौतम बुद्ध नगर खनन माफिया की नाक में दम कर दिया। अपनी पोस्टिंग होने के महज चंद दिनों में 24 अवैध डंपर सील कर दिए, 55 लोगों को गिरफ्तार किया, 22 FIR दर्ज कराई। जाहिर है दुर्गा शक्ति खनन माफिया की आंख की किरकिरी बनी। सूत्रों की माने तो नोएडा से लेकर लखनऊ तक सेटिंग की गई। नतीजा ये कि दुर्गा शक्ति को सस्पेंड कर दिया। सरकार इस पर चुप है, समाजवादी नेता इस पर बोल नहीं रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है। दुर्गा शक्ति के निलंबन का सरकारी कारण किसी अराजकता को कंट्रोल न कर पाना बताया जा रहा है। अब ये पहली बार तो है नहीं कि अखिलेश सरकार में कोई अराजकता हुई। अखिलेश सरकार इतनी तेज भी नहीं कि हर मामले में अराजकता होते ही तुरंत कार्रवाई की जाती हो। विपक्ष को इससे मौका मिल गया है। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि अराजकता पर IAS निलंबित हो सकता है, तो उसी अराजकता पर पूरी सरकार क्यों नहीं? जिस सरकार में मंत्री बनाने के बाद विभाग बांटने में 10 दिन लगते हो, उसी सरकार में अराजकता के लिए ट्रेनी IAS पर देर रात की कार्रवाई कहीं न कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। इंटर पास छात्र छात्राओं के हाथों तक लैपटॉप परियोजना पहुंचाना बेशक अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, लेकिन उन हाथों तक लैपटॉप परियोजना पहुंचने से पहले वहां दीमक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना में शासन की सुस्ती आड़े आ रही है, तो कहीं इनके रखरखाव से जुड़ी सरकारी लापरवाही। आगरा के बाद संभल में लैपटॉप स्टॉक के रखरखाव में तो लापरवाही की हदें पार हो गई। कई महीने पहले दिए जाने वाले लैपटॉप में दीमक लग चुका है। चंदौसी में पहुंचे लैपटॉप इंटर पास छात्र छात्राओं तक पहुंचने से पहले दीमक पहुंच गई। दीमक लगने की खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के बीच वितरण के लिए संभल जिले के खाते में 3 महीने पहले लैपटॉप का स्टॉक पहुंचा था। इनमें से करीब 2000 लैपटॉप चंदौसी के हवाले हुए थे। आगरा और संभल में भी लैपटॉप में दीमक लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अगर मानवता को तार तार होते देखना चाहते हैं तो यूपी चले आइए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको पुलिस के ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलेंगे जो इंसान होने के दावों को झुठला देंगे। फिरोजाबाद की पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। जिंदा इंसानों के साथ तो यूपी पुलिस की दरिंदगी के किस्से आए दिन सामने आते ही रहते हैं, लेकिन किसी शव के साथ यूपी पुलिस का ऐसा बर्बर सलूक फिरोजाबाद में दिखा कि देखने वालों की रूह कांप उठी। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर की पुलिस ने एक शव को JCB से लादकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। तस्वीरें इतनी विभत्स है कि हम आपको सीधे सीधे दिखा नहीं सकते। देखिए कैसे एक नाले में मिले इस शव को पुलिस वाले JCB मशीन पर लाद कर ले जा रहे हैं। पुलिस के ये सूरमा खुद मोटरसाइकिल से JCB के पीछे पीछे चल रहे हैं। समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से काम करती है। हरदोई में एक वहशी जीजा ने अपनी ही साली को जिंदा जला दिया और उसकी इस करतूत की गवाह बनी उसकी अपनी ही पत्नी। हरदोई के बिलग्राम इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है, जहां मोहल्ला मंडई गांव में एक वहशी जीजा ने अपनी साली के साथ बलात्कार की कोशिश की। साली ने विरोध किया तो हैवान दरिंदे ने साली को आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह झुलसी लड़की को लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से जीजा मौके से फरार है। पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जीजा को तलाश करने में जुट गई है। सपा बसपा के जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के पलटवार का फिर से DSP ने जवाब दिया है और इस बार मैदान में है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ तौर पर CM अखिलेश यादव से कह दिया है कि अगर उन्हें यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सच सुनने का हिम्मत नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा लगातार सूबे की कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे पर सपा सरकार के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायावती को यूपी में न आने की नसीहत दी थी, जिसको लेकर बसपा ने एक बार फिर से सपा सरकार पर हमला बोला है। बसपा का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सपा सरकार प्रदेश में आपराधिक तत्वों का राज खत्म करके कानून का राज स्थापित नहीं करती, तब तक बसपा सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती रहेगी। DSP की तरफ से मोर्चा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने संभाला है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मायावती पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए इसकी निंदा की है। साथ ही ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ होने वाले कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा किए हैं। SDM दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने के मामले को लेकर सपा सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि सूबे की सरकार ईमानदार अधिकारियों को अच्छा काम करने नहीं देती है, बल्कि सही काम करने वाले अधिकारियों को
सस्पेंड या फिर तबादला कर देती है। साथ ही बीएसपी ने सरकार के मुखिया पर दलितों और पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुषों के अपमान का आरोप भी लगाया है। सपा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर बसपा पर जातिवादी होने का आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर जातिवादी होने का आरोप लगाया है। साथ ही बसपा को राजनीतिक पार्टी से ज्यादा मूवमेंट होने की बात कही है। फिलहाल सपा बसपा में चुनावी जंग बड़ा रूप अख्तियार करने लगा है। इतना ही नहीं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सुदेश चंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं आईएएस अधिकारी दुर्गा नागपाल के मामले में कहा कि ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि अखिलेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर अखिलेश सरकार को कानून व्यवस्था ठीक करना है तो युद्ध स्तर पर लगना होगा। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन की चपेट में आने से एक कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। कांवरिया जयप्रकाश सड़क हादसे में जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कांवरियों द्वारा किसी तरह का हंगामा न किया जाए, इसको लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए उस मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ गश्त बढ़ा दी है। वहीं उच्चाधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली है। वहीं एसपी ग्रामीण के आश्वासन पर कांवरियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। मेरठ में भर्ती छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में वह बेटी बचाओ अभियान के तहत बच्चा पार्क चौराहे पर महिलाओं, युवती व बच्चियों के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने संयुक्त रूप में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से मेरठ में छेड़छाड़ व रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक नाबालिग 12वीं की कक्षा की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप में कई राजनीतिक लोगों के नाम सामने आए, जिसके विरोध में मेरठ में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इसी कड़ी में ये धरना प्रदर्शन है और इस धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आज फॉर्मर मिसेज इंडिया वर्ल्ड उदिता त्यागी मेरठ पहुंची और इस धरने में शामिल हुई। इन लोगों की माने तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना अखाड़ा चला रही हैं। महिला उत्पीड़न संबंध में सरकारों ने सिर्फ कानूनों में संशोधन करके केवल उन्हें कड़ा बनाया है, उसके अलावा उन कानूनों का कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद माना जा रहा था कि अब ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी, लेकिन दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद तो मानो इन घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। स्मार्ट कार्ड धारक मरीज को एक डॉक्टर द्वारा बंधक बनाकर धनुगाही करने का मामला सामने आया है। गोरखपुर के पिपराइच इलाके के रहने वाले मुरारी ने अपनी पत्नी का इलाज गांव में ही एक झोला छाप डॉक्टर से करवा रहे थे। झोला छाप डॉक्टर की दवा उनकी पत्नी को रिएक्शन कर गया। आनन फानन में हालत बिगड़ते देख झोला छाप डॉक्टर ने अपने संबंधित एक गोरखपुर में एवन हॉस्पिटल में भिजवाया, जहां एवन हॉस्पिटल स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए भी बना है। आपको हम एक बात बता दें कि 5 दिनों से उस महिला का इलाज चल रहा था। महिला का इलाज के बाद सुचारू रूप से ठीक हो गई। जैसे ही उसे छुट्टी करने की बात आई, वैसे ही डॉक्टर ने उस मरीज से स्मार्ट कार्ड होने के बावजूद उससे 20,100 रुपए की मांग की। मरीज जब नहीं दे पाया पैसा तो उसे कमरे में ही बंधक बना लिया गया। चूंकि गरीब असहाय लोगों के लिए यह स्मार्ट कार्ड बना है। जैसे ही मरीज को बंधक बनाए जाने का मामला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आया, वैसे ही तत्कालीन कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के खिलाफ जांच की टीम बैठा दी है। उधर डॉक्टर ने जैसे ये मामला जाना कि स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में चला गया, आनन फानन में मरीज की छुट्टी कर अस्पताल से खदेड़ दिया। उत्तराखंड में आई आपदा ने आम जनता को कई जख्म दिए हैं और नुकसान तो इतना हुआ कि अब ताउम्र उसकी भरपाई में लग जाए। वहीं 36 सरकारी महकमों की भी कम नहीं हुई है। अकेले ऊर्जा विभाग के कई 100 करोड़ का नुकसान इस आपदा के दौरान हुआ है। साफ है, इस आपदा ने ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा की स्थिति को 10 साल पीछे पहुंचा दिया है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, लेकिन हाल में आए पानी के जलजले ने उत्तराखंड से ऊर्जा प्रदेश का ये तमगा भी छीन लिया है। स्थिति तो ये कहती है, प्रदेश में ऊर्जा महकमा आपदा से पहले जहां 18 से 19 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा था, लेकिन आपदा के बाद यह घटकर 7 मिलियन यूनिट के लगभग हो गया। स्थिति यह है कि राज्य की अधिकांश बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जिनसे सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, वो पिछले महीने भर से बंद पड़ी हैं। इसमें छिबरो, खोदरी, ढगरानी, ढालीपुर, मनेरी भाली 1 और फेज 2 परियोजना शामिल है। वही धौली गंगा और विष्णुप्रयाग परियोजना लंबे समय तक के लिए बंद हो गई है। इन तमाम परियोजनाओं में कितनी सिल्ट जमा हो गई है, इनको चला पाना ऊर्जा महकमे की बस की बात नहीं है। वही स्थिति ऐसी है
प्रदेश में ऊर्जा जरूरतों को सुचारू रखने के लिए रोजाना करोड़ों की बिजली खरीद रहा है ऊर्जा निगम। 15 जून से अभी तक 124 करोड़ की बिजली खरीद चुका है ऊर्जा निगम। वहीं यूपीसीएल को इस आपदा में मटेरियल का 26 करोड़ 25 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं इसके रिप्लेसमेंट के लिए 35 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो घाटे में ही जुड़ेंगे। वहीं सरकार द्वारा आपदा प्रभावित जिलों के 1 साल के बिजली के बिल माफ किए जाने की घोषणा से 12 से 14 करोड़ का ऊर्जा निगम का नुकसान होगा। वह अलग